दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बीवीए के बारे में बात करूंगा। ये एक्सेल का जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे कई सारी बीवीए की वीडियो डाली है। करीबन 10-12 वीडियो हो सकते हैं मेरे चैनल पे पड़ी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से आज बीवीए के बारे में ही बात करूँगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बीवीए के द्वारा वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यदि आपके पास जो होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा हो। तो एक एग्जांपल के रूप में मैं पहले आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ और फिर हम जो होता है इसको पूरा डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक लुकअप का एक बटन यहाँ पे बनाया हुआ है और ये हमारा एक आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक डेटा है जो ए से लेकर के डी कॉलम तक है। और यहाँ पे कुछ आउटपुट भी देख रहे हैं हमें मिल रही है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सपोज़, और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे लुकअप पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो सारी डेटा जो है यहाँ पे आ जा रही हैं। और एक चीज़ इसमें एक आप यहाँ पे ख़ास बात देखेंगे कि जैसे ही मान लीजिए अभी यहाँ पे हम केवल 2 कॉलम ही यहाँ पे ले आ पा रहे हैं और जैसे मान लीजिए हमारा एक कॉलम है क्वांटिटी का और ये कॉलम जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद अगर हम मान लीजिए हम दोबारा से डेटा को डिलीट कर देते हैं या फिर यहाँ डेटा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम दोबारा से हम यहाँ पे लुकअप पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो क्वांटिटी वाला कॉलम का भी जो है डेटा यहाँ पे आ जा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ रो पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई एक लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैं सपोज इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस आइटम कोड का जो भी डिटेल है वो हमारा यहाँ पे शो कर दे। तो अभी तो ये चूँकि छोटा डेटाबेस है तो यहाँ पे आप वैसे तो आपको एक्सेल में भी लुकअप लगाने आता ही है, लेकिन हम यहाँ बीवीए की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने कोई भी वैल्यू ले लिया और हम यहाँ पर इस डेटा का लुकअप करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत परफेक्ट काम करेगा। और हम इस बार अगर फिर से लुकअप का पर क्लिक किया तो देखिए वो जो वैल्यू है यहाँ पे भी जो हमारा आइटम कोड है BLB002 उसकी भी सारी वैल्यू जो था यहाँ पे चली आई। तो ये पूरा जो है डेटा ये पूरी तरीके से डायनेमिक है और ये फिर से अपने बड़े डेटाबेस पे भी बड़े आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो है अपने डेटा को ऑटोमेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है इसका मतलब डेमो है। अभी हम इसका जो है पूरा डिटेल में हम इस पूरे कोड को समझेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यदि ये मेरा वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी जो होता है लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको अगर ये कोड आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये जल्दी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम सीधे अपने मैक्रो एडिटर में चल रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है और इसे सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें मोटी मोटा करना क्या है कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें इस डेटाबेस से मतलब हमें लुकअप जैसे हम नॉर्मली हम भी लुकअप लगाते हैं सेम उसी तरीके का प्रोसीजर होगा। और हम थोड़ा सा बीबीए में क्या होगा क्या कि जब हमें चूँकि हमारा जो डेटा है हमें आउटपुट में चाहिए आइटम नेम, वेंडर नेम और क्वांटिटी, और इसी तरीके से फिर हमें एक एक करके रो नीचे तक चलना है। तो इट मीन्स जो होता है हमें एक एक सेल नीचे चलना है और उसी तरीके से फिर हमें एक एक कॉलम आगे भी बढ़ना है। तो इट मीन्स जो होता है हमें यहाँ पे लूप का भी इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ जो होता है हमारा जो कॉलम है आप यहाँ पे देख रहे हैं जब ये हमारा लूप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाए तो हमारे जो कॉलम की वैल्यू होगी वो भी ऑटोमेटिक के से यल और यल से यम में इंक्रीज होता रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होता है हम कोड के अंदर ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक हमने यहाँ पे समझ लिया कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो यदि आपको वी लुकअप वगैरह लगाने आता है तो आपको तो ये बात समझ में आती होगी, क्योंकि इसमें मैं वी लुकअप और कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा
और ये किस तरीके से हम बीबीए में इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी डेवलपर टैब पे क्लिक करते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt+F11 अगर क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर टैब ये आपका अपने मैक्रो एडिटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी कोड मैंने बना के रखी हुई है। तो खैर मुझे अभी मैं आपको एक दूसरा यहाँ पे कोड बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूँ इंसर्ट में, और यहाँ पे मैं एक नया मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ, और इस मॉड्यूल का नाम है सर्च डेटा। ऐसा कुछ मैं करके दे देता हूँ यहाँ पे। इस मैक्रो का नाम सर्च डेटा ऐसा मैंने दे दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, और ये एक्चुअल में मेरी गूगल स्क्रिप्टिंग में काम करते करते वायर की आदत सी हो गई है। तो मैं यहाँ पे सब फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना होगा सब, और सब के बाद आपने आपका जो भी मैक्रो का नेम है आप यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये नाम दे दिया। अब सर्च डेटा, अब सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें एक एक कॉलम करके नीचे चलना है, और उसके बाद उसी तरीके से रो भी हमारा नीचे 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो कॉलम होगा वो भी हमें जैसे जैसे हमारा कॉलम बढ़ता जाएगा तो कॉलम की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग हमें बढ़ानी होगी। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ये जो हमारा डेटा है वो हमें एरे के अंदर फिल करना होगा। अब वैसे अगर आपने एरे को फिल करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अब जब इस वीडियो में मैं आपको एकदम बिल्कुल एक लाइन का भी कोड दिखाऊंगा, और आप उसका इस्तेमाल करके आप एक ही लाइन में पूरी एरे को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं, डिम, और मैं यहाँ पे अपने एरे का नाम दे देता हूँ ARR। और मैं एरे के लिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी होती है, ये आपको ध्यान रखना है जब एरे आप डिफाइन करेंगे। और अभी जो मैं एरे की इसमें जो वैल्यू है वो बिल्कुल ब्लैंक है, बाद में इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। और उसको मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ वेरिएंट, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है इसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा, तो इसलिए मैं इसको रख लेता हूँ डिम एरे एज वेरिएंट। इज नहीं, एज लगाना, एज वेरिएंट, ये रहा। और उसके बाद फिर कॉमा लगा करके, और भी अगर आपके पास वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं, चूँकि हमें लूप्स भी चलाने, तो यहाँ उसके लिए भी हमें कुछ वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जे एज बाइट या लॉन्ग, चूँकि हमारे पास डेटा छोटा है तो मैं बाइट ही रखता हूँ, या फिर आप लॉन्ग भी रख सकते हैं अगर आपके पास बड़ा डेटाबेस है। तो मैं भी इसको लॉन्ग ही रख देता हूँ, जे एज ए लॉन्ग। और एक मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो जे होगा वो मेरा रो में चलेगा, और इसी तरीके से मेरा कॉलम में चलने के लिए मैं सी एज लॉन्ग ले लेता हूँ। यहाँ पे ये दो वेरिएबल जो मैंने लिया वो लूप के लिए ले लिया है, और ये जो ARR जो मैंने लिया हुआ है वो मेरा एरे के लिए होगा। और उसके बाद अगर आप जैसे कि हम डेटा को हम यहाँ पर डायनामिकली अपडेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम इसके लास्ट रो और लास्ट कॉलम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एल रो एज लॉन्ग, और एल कॉल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एल कॉल का मतलब होगा लास्ट कॉलम एज लॉन्ग। तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने एक ही लाइन के अंदर डिफाइन कर लिया है। अगर आप वैसे चाहें तो इसका जो होता है डिम जे एज लॉन्ग, डिम सी एज ए लॉन्ग, डिम एल रो एज ए लॉन्ग, मतलब एक ही हाँ, जहाँ पे हमने ये एक ही लाइन में सारे कोड को लिख दिया। आप चाहे तो जैसे यहाँ पे हमने डिम ARR जैसे करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डिम करके लिख सकते हैं, बट वो ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी, और इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने ये एक ही लाइन में लिख दिया। अब हमें करना क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक बात काम कर लेते हैं, हमारा जो एरे है इस एरे में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं इसको हम फिल कर लेते हैं। तो एरे को कैसे फिल करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपने एरे का जो नाम है ARR, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन और क्लोजिंग कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन देते हैं, और यहाँ पे अब हमारा जो सीट नेम है सीट 3। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो भी सीट है हमारा उसका नाम देना होगा। आप यहाँ पे सीट की इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली सीट 3 ना लिख करके ओनली 3 भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीट 3 लिख देता हूँ, और डॉट रेंज, और हमारा जो रेंज है वो है, चूँकि हमारा डेटा A1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं A1 को ले लेता हूँ डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट रीजन। करंट रीजन का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारा डेटा होगा वहीं जो हमारा करंट रीजन मतलब
जो हमारा पूरा डेटा होगा वही हमारा करंट रीजन कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख लिया ये सीड्स में सीड 3 और रेंज A1। वैसे अगर आप आपने अगर सीखा होगा, आपको थोड़ा बहुत VBA की आइडिया होगी, तो हम जनरली क्या करते हैं कि अगर हमें एरे को फिल करना होता है तो हमें एक बार रो में एक बार कॉलम में लूप चलाना पड़ता है और फिर हमें हर एक लूप की वैल्यू को एरे के अंदर पास करना होता है। लेकिन ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। आप जब करंट रीजन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी डेटा का रीजन होगा, मतलब जो पूरे डेटा का एरिया होगा, वो ऑटोमेटिक इस मेथड से कैप्चर हो जाएगा और डॉट वैल्यू करते ही उसके अंदर सारी वैल्यू आ जाएगी करंट रीजन के अंदर और वो आपके एरे में फिल हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार आपको लोकल विंडो इसका मैं ओपन करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा लोकल विंडो पे मैं चलता हूँ और मैं F8 प्रेस करता हूँ एक बार, और अभी देखिए एरे में कोई वैल्यू है नहीं और मेरा डेटा टाइप है वेरिएंट। अभी J और C बिल्कुल ज़ीरो ही हैं। तो मैं F8 करता हूँ और यहाँ पे देखिए एरे में अभी प्लस आइकन बन गया है और यहाँ पे देखिए एरे 1, एरे 2, एरे 3, 4, 5 से लेकर के 9 तक वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये देखिए आइटम कोड, आइटम नेम, वेंडर नेम, क्वांटिटी। अगर मैं अपने एक्सेल शीट में चलूँ तो ये देखिए आइटम कोड, आइटम नेम, वेंडर नेम और क्वांटिटी आ चुकी है। इसी तरीके से मैं एरे 2 के अंदर चलता हूँ तो वो सारी जो वैल्यूज़ हैं मैं आपको लास्ट वाली है जो सीधी सिंपली दिखा देता हूँ। ये है हमारा एरे 9। तो लास्ट वाली जो वैल्यू है TR008 और इसकी जो लास्ट वैल्यू है टर्निप और उसमें यस के फूड जो उसके है और उसका जो 320 जो उसकी क्वांटिटी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो होता है इस एरे के अंदर फिल हो गई और ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इसका इस्तेमाल आप बड़े करके आप लंबा जो कोड लिखते थे हम एरे को फिल कराने के लिए, वो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एरे को फिल कर लिया। अब हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेटा को डायनेमिक बनाना है तो हमें इसका लास्ट रो और लास्ट कॉलम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एल रो है उसको हम ले लेते हैं एल रो इक्वल्स टू सीड्स में हमारा जो सीड नेम है और हमारा सीड नेम है सीड 3। गेट रेंज सॉरी मेरा एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लिखने की आदत सी हो गई है इसलिए बार बार वहीं आ रहा है डॉट रेंज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो रेंज है चूँकि हमें इसका लास्ट रो पकड़ना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें लूप चलाना है। तो हमारा जो डेटा है वो J कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम J500 पे जाएंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हम कैसे लास्ट रो फाइंड आउट करने वाले हैं। J500 पे मेरा कर्सर जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जैसे ही मैं कंट्रोल और अप एरो करूँगा तो जो भी मेरा डेटा का लास्ट रो होगा वो होगा BLB0002 और ये हमें उसका रो नंबर बता देगा। तो यही हम काम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे J500। आपका डेटा अगर ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो आप इसका रेंज और ज़्यादा J1 लाख जहाँ भी हो, जो भी आपका कॉलम हो उस कॉलम का नाम दे करके उतना रो नीचे जा करके आप यहाँ पे उसका लास्ट रो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मेरा छोटा डेटा है तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ J500 और डबल इन्वर्टेड कॉमा करता हूँ मैं क्लोज और डॉट, उसके बाद एंड एक्सेल ऐप और वहाँ से एक्सेल ऐप करूँगा। इसका मतलब होगा कंट्रोल प्लस अप एरो एक्सेल ऐप डॉट रो। तो यहाँ पे हमने ये कोड लिख दिया चूँकि ये हमारा कॉलम का होगा और इसमें हमारी एक हेडिंग भी है। तो मैं उस हेडिंग को यहाँ से माइनस कर देता हूँ क्योंकि हेडिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पे एल रो डिफाइन कर लिया और उसी तरीके से अब हम एल कॉल को भी जो होता है डिफाइन कर लेते हैं, मेरा मतलब लास्ट कॉलम जो भी है। तो जो कोड है ये यहाँ पे मैं कोड कॉपी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसी तरीके से ले लेता हूँ सीड 3 डॉट रेंज। अब चूँकि आप रेंज की बात करें तो रेंज हमारा इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जहाँ तक लग रहा है कि उससे ज़्यादा मेरा कॉलम नहीं जाने वाला है तो आप सिंपली उसी कॉलम का जो होता है वहाँ से हम चलेंगे। अब जैसे मेरे केस में मैं ले लेता हूँ AZ
और ए जेड से जैसे ही मैं कंट्रोल और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा तो हमारा जो डेटा किल में जो लास्ट वैल्यू होगी कर्सर वहाँ पे आ जाएगी, और यही काम हम मैक्रो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जेड मतलब मेरा जो कॉलम है ए और जेड, ए जेड और 1। क्योंकि हम फर्स्ट रो में ही फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग है, मतलब जो हमारा रो नंबर है वो फर्स्ट ही है, तो हम यहाँ पे सिंपली ले रहे हैं ए जेड 1 और डॉट एंड, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल टू लेफ्ट डॉट, चूँकि हमें यहाँ कॉलम लेना है तो हमने यहाँ सिंपली लिख देना है कॉलम एक्सेल टू लेफ्ट। जैसे ही हमारा एक्सेल मतलब कंट्रोल और लेफ़्ट की हम प्रेस करेंगे और हमारे कॉलम को वो यहाँ पे, क्योंकि हमें कॉलम हमने चेक करना था तो यहाँ से हमें कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि हमारा जो कॉलम होगा, और जैसे ही मैं ए जेड 1 पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर जाएगा और जैसे ही मैं कंट्रोल और लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा और ये जा कर के एम कॉलम पे चला जाएगा। तो एम कॉलम ए से लेकर के जो एम कॉलम की जो पोजीशन होगी, मैं आपको यहाँ पे इसका कॉलम नंबर चेक करके बताता हूँ, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमें बता देगा कॉलम नंबर 13। लेकिन हमें यहाँ पे इतने कॉलम तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 3 ही कॉलम पर हमें लूप चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसमें से बाकी का जो इधर की जो कॉलम्स हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 3 ही कॉलम पे लूप चलानी है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम की वैल्यू आएगी उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। एक बार मैं इसे एफर्ट करके मैं आपको करके चेक कराता हूँ, और इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ कोड को, और एफर्ट करते हुए चलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो एल रो देखिए यहाँ पे मेरा 0 है, और जैसे मैं एफर्ट यहाँ पे किया और ये देखिए हमारे एल रो की वैल्यू आ गई 4, और मैं जस्ट नीचे यहाँ पे चलूँ तो हमारा जो डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें जो रो है वो है 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एल रो को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं इसी तरीके से हम कॉलम में, और अभी ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कॉलम है हमारा 0। तो जैसे ही मैं एफर्ट करके नीचे जाऊंगा और ये हमारे कॉलम की वैल्यू दे देगा 3, और यही हमें चाहिए था क्योंकि हमारे 3 ही कॉलम में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से तो हमने एल रो एल कॉलम और जो था एरो को अपना फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक कॉलम भी हमें यहाँ पे ले लेते हैं, कॉलम जिसमें हमें कॉलम की पोजीशन भी देनी होगी। तो यहाँ पे हम सिंपली नीचे डिम COLM एज लॉन्ग या एज बाइट ही कर लेता हूँ, मेमोरी में इतना ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम COLM नाम से एक मैंने वेरिएबल डिफाइन की है और जिसका डेटा टाइप है बाइट। तो बाइट मतलब इसमें कम डेटा ही स्टोर होंगे, और चूँकि कॉलम तो महज 15-20 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया है। तो कॉलम में हम सीधे इसके अंदर जो भी हमारे कॉलम होगी, जैसे आप अगर एक्सेल में क्या करते हैं, जब आप कॉलम का यूज़ करते हैं और जैसे ही आप इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं, तो ये क्या करता है कि आपको कॉलम का इंडेक्सिंग बता देता है कि मतलब किस कॉलम पे आपका कर्सर है, या किस कॉलम के बारे में, जिस भी कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन सा कॉलम नंबर है, तो हम यहाँ सिंपली कॉलम का इस्तेमाल करके चेक कर लेते हैं। यही काम हम BBA में भी करेंगे, और वहाँ पे हम कॉलम की इंडेक्सिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम पता लगाएंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नेम है कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो सीट नेम है सीट 3 डॉट रेंज। अब चूँकि हमें अब ये जो आइटम नेम है ये हमारा जो था यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम पे है, चूँकि हमें दूसरे नंबर कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम नंबर है वो है हमारा B2। अब यहाँ पे लिखना होगा कॉलम B2 डॉट कॉलम। इससे क्या हो जाएगा कि हमें B2 की जो कॉलम नंबर है वो हमें इस मेथड से पता चल जाएगी। मैं एक बार इसे फिर से कोड को रीसेट करता हूँ और मैं आपको कॉलम का चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं सीधे F8 करता हूँ इसको,
और अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी ये कॉलम मेरा 0 है। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा और ये देखिए अभी यहाँ कॉलम की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हमने कॉलम की भी इंडेक्सिंग पता कर ली। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें जब हमें सब कुछ पता चल चुका है तो हम सिंपली अब एक यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक लूप भी लगा लेते हैं। फॉर अभी हमारे लूप के लिए यहाँ पे जे और सी कॉलम है, तो यहाँ पे जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे मेरा चलेगा 1 2, जो हमारा एल रो है मतलब लास्ट रो तक जाएगा। अब जब ये लास्ट रो मतलब हम इस तरीके से चलाना चाहते हैं कि जब मतलब हम एक जब पहले नंबर रो से स्टार्ट हो और वो दूसरे नंबर रो में जाए, उससे पहले वो 3 कॉलम को में चला जाए। मतलब 3 कॉलम में वैल्यू फिल करे, उसके बाद ही वो दूसरे रो में जाए। तो उसके लिए क्या होगा, अभी हमने जो ये लूप चलाई है वो रो में चलेगा और उसके बाद एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए वो कॉलम 3 कॉलम में भी जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे दूसरा लूप चलाते हैं फॉर सी, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2, हमारा जो कॉलम की वैल्यू है वो कॉलम है एल कॉल। और यहाँ पे पहला जो मेरा यहाँ पे जो लूप है उसका हम नाम देंगे नेक्स्ट जे, यहाँ पे होगा। और मेरा जो इनर इसको जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं आउटर लूप, और ये होता है ये हमने आउटर लूप का जो था यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है, ये हमने फॉर नेक्स्ट लूप लगाया है। और यहाँ से हमने जे को जो होता है यहाँ पे हमने इसको एंड किया नेक्स्ट जे से। और इसी तरीके से जो हमारा इनर लूप है सी, इसको भी हमें क्लोज करना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा नेक्स्ट सी। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे जो भी लूप था यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 से एक बार एल रो जाएगा, और जब नीचे दूसरी रो में जाएगा उससे पहले वो 3 बार कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लूप यहाँ पे बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक वी लुकअप लगाना है। तो वी लुकअप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाना होगा वी लुकअप जो है वर्कशीट फंक्शन का क्लास है, इसी क्लास के अंदर वी लुकअप आता है। तो यहाँ पे आपको वी लुकअप अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको टाइप करना होगा वर्कशीट फंक्शन, क्योंकि जो वी लुकअप है इसी फंक्शन का क्लास है, इसी क्लास का मेंबर है। तो हमें यहाँ पे जैसे ही मैं डॉट टाइप करूँगा और वी यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये वी लुकअप आपको मिल जाएगा। अगर मैं ये वर्कशीट फंक्शन ना लिखूं और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ सिंपली वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नीचे कोई सजेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको इसका क्लास लगाना होगा वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। और जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सजेशन जो होता है हमें नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें इसकी क्लास को लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे लगाया वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। अब वी लुकअप में हमारा लुकअप की वैल्यू कौन है, हमारे लुकअप की वैल्यू है जो J2 में पड़ा हुआ है। तो J2 इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रेंज, और रेंज में सबसे पहले आपको देना होता है कॉलम नंबर। तो हमारा कॉलम है J, और हम J को I के साथ कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं, क्योंकि J अगर जब हमारा 1 होगा तो जब ये यहाँ पे J हमारा यहाँ पे कॉलम भी है, तो J को जब 1 से हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा J1। तो चूँकि जब ये लूप 1 से स्टार्ट होगी तो हमें यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, J और को हमें +1 कर देना होगा डॉट वैल्यू, मतलब J1 में जो भी वैल्यू होगी। उसके बाद आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमारा ये एरे है, तो यहाँ पे हमें टेबल एरे में हमें अपने एरे का नाम देना होगा एरे और ARR। उसके बाद यहाँ पर अब आता है अगला जो इंडेक्सिंग, जो इसका सिंटैक्स है वो है हमारा कॉलम इंडेक्सिंग। तो कॉलम इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे हमने कॉलम नंबर को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें स्टैटिक कॉलम देने के बजाय डायरेक्टली हम इसी को डिफाइन कर देते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे तो हमारा वी लुकअप जो होता है लग चुका है, लेकिन वी लुकअप से हमारा कुछ आउटपुट भी मिलेगा, हमें इसके हमें कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, उसे हमें स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं सेल्स कमांड का इस्तेमाल,
तो सेल्स में सबसे पहले होता है रो नंबर, आपको देना होता है। तो रो नंबर है मेरा जे, और जे जब वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें दूसरे नंबर में चूँकि प्रिंट करना है, मैं अभी ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमें जो होता है कॉलम का पोजीशन देना होता है, हमारा कॉलम है सी, और डॉट वैल्यू और इक्वल से यहाँ पे आपको दे देना है। मतलब वी लुकअप से जो भी वैल्यू मिलेगी हमें इसके अंदर स्टोर करना है। अब यहाँ पे देखिए ये सी है, तो सी हमारा 1 होगा जब पहली बार चलेगा, और हमें पेस्ट करना है यहाँ पे के कॉलम में। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो हम चेक कर लेते हैं कि ये के का हमारा कॉलम नंबर क्या है। ये है के हमारा 11 है, और हमें जब पहली बार हमारा लूप चलेगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 1, और के सी होगा यहाँ पे जे होगा हमारा 1, और सी भी हमारा होगा 1, और हमें पेस्ट करना है 11 नंबर कॉलम में। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ, कॉलम नंबर है मेरा 11, और तो इसमें हमें 10 ऐड कर देना, और इसको हमें यहाँ पे 10 ऐड कर देना। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा J1 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो कॉलम नंबर है J, और चूँकि जो ये 1 से स्टार्ट होगा और हमें जो वैल्यू पेस्ट करनी है वो 2 नंबर कॉलम रो में करना है। तो J जब स्टार्ट होगा 1 से, तो यहाँ 1 हम जब ऐड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, और कॉलम का जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा मेरा 11, और ये हो जाएगा के 11। तो हमारा इसी के अंदर जो होता है वैल्यू पेस्ट होगी। अब यहाँ पर ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन जब एक बार लूप चलेगा और हमारा जो कॉलम की वैल्यू जो कॉलम नंबर है वो हमें 2 रहेगा, जब दूसरी बार लूप चले तो हम ये चाहते हैं कि कॉलम का जो पोजीशन है 2 से 3 हो जाए, क्योंकि जब नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा तो हमें वेंडर नेम भरना है, वेंडर नेम की वैल्यू लानी है, तो जो कि ये हमारा होगा कॉलम नंबर 3 में। तो यहाँ पे जो अभी हमारा कॉलम जो पोजीशन ये बता रहा होगा अभी स्टार्टिंग में ये 2 बताएगा, और जब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी एक बार जब लूप चल जाए तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है 2 से 3 हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है और यहाँ पे हम करेंगे कॉलम +1। तो ये जब एक बार लूप चलेगा तो उसमें एक एक कॉलम जो है ये इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर हमने ये काम कर लिया, और उसके बाद जब ये पूरा लूप जब एक बार जब ये मैंने फिनिश हो, जब ये बड़े लूप में जाए तो वापस से कॉलम की जो वैल्यू है वो 2 हो जाए, क्योंकि क्या होगा कि जब हमारा ये वैल्यू जब पूरी इसकी डेटा इसके अंदर फिल हो जाएगी और ये जब दूसरी बार दूसरे कॉलम में दूसरी वैल्यू को सर्च करने चलेगा तो ये वापस से वहीं आइटम नेम को खोजेगा। तो आइटम नेम हमारा उस बार भी कॉलम नंबर 2 में होगा, तो यहाँ पे हमें कॉलम को दोबारा से वापस 2 में कर देना है। तो इसके लिए हम कॉलम को दोबारा से यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो अब इस कोड को मैं एक एक करके आपको चलाता हूँ, और फिर आपको यहाँ देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो हम इसको यहीं चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हमने F8 प्रेस किया और एक एक करके स्टेप नीचे चलते हैं, और अभी देखेंगे तो एरे मेरा जो था यहाँ पे कुछ बताएगा नहीं, और मैं आगे बढ़ूँगा। और इसी तरीके से हम और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो एरे में कुछ दिखाएगा नहीं, बट इसके अंदर वैल्यू जो है फिल हो चुकी है। और इस बार मैं एल रो चेक करूँगा तो एल रो मेरा है 4, और इसी तरीके से हम कॉलम को चेक कर लेते हैं और F8 करते हैं, और इस समय हो गया है कॉलम मेरा 3। और अब यहाँ पे कॉलम अभी देखिए यहाँ पे जो हमने कॉलम का जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर अभी 0 है, लेकिन जैसे मैं F8 करूँगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉलम का पोजीशन 2। अब यहाँ पे हम लूप एक चला रहे हैं और इस लूप से हम जो होता है यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम सीधे F8 करते हैं और फिर से हम F8 करते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ब्लैक करंट का यहाँ आइटम नेम जो होता है फिल हो गया।
फिर से हम F8 प्रेस करते हैं और वापस से हम चलते हैं, क्योंकि ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 3 कॉलम, मतलब जो यहाँ कॉलम अल्कोहल है, मतलब जो कि जो वैल्यू है, मतलब ये 3 बार चलेगा। और जब ये 3 बार पूरा कंप्लीट होगा तब ये वापस से बड़े वाले जो ये लूप है इसके अंदर आएगा और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, फिर से हम F8 करते हैं और ये देखिए उसका वेंडर नेम भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी J हो गया मेरा 1 और यहाँ पे C हो गया मेरा 2 और J मतलब 1 है और ये 1 है तो 1 1 हो गया मेरा 2 और यहाँ पे C मेरा 2 है और ये है कॉलम नंबर 10 तो ये हो जाएगा 12, मतलब हो जाएगा L12। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू फिल होगी और इस बार क्वांटिटी यहाँ पे फिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही एक लूप चला और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी फिल हो गई। अब यहाँ पे चूँकि हमने इसको बोला था ये 3 बार चलना चाहिए था, तो 3 बार ये चल चुका है। अब ये वापस से ये बड़े वाले लूप में आएगा। उससे पहले ये कॉलम का जो वैल्यू अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 है और जैसे ये बड़े लूप में आएगा तो उस बार जो होता है कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2। हमें यही चाहिए। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं जस्ट। अब हम एक बार और F8 प्रेस करते हैं तो देखिए ये छोटे वाले जो हमारा इनर लूप है उससे ये बाहर निकल गया और ये आ गया वापस से कॉलम में, जो कि अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे बता रहा है 5। और जैसे मैं F8 प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखिए कॉलम की वैल्यू हो गई 2। मतलब अब जब बड़े वाले लूप में जाएगा और स्टार्ट होगा तो वापस से ये कॉलम नंबर 2 से ही वैल्यू को सर्च करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए बड़े वाले लूप में गया और बड़े वाले लूप से वापस छोटे वाले लूप में आ गया और इस बार है इसकी जो पोजीशन है C का ये है 4 और ये हो जाएगा मेरा F8 में करता हूँ यहाँ पे एक बार और यहाँ पे देखिए आइटम नेम में CC01 की जो आइटम नेम है वो कोकोनट आ गई और मैं इसको F8 करता हूँ और इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे पिक हो गई। इसी तरीके से मैं TR08 पे चलता हूँ और ये देखिए TR08 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। आप यहाँ पे कोड पे भी यहाँ पे भी आप नज़र देखते रहिएगा और यहाँ पे भी कोड पे भी ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे लूप चला और यहाँ पे वैल्यू फिल हो गई, पूरा कंप्लीट हो गया कॉलम और ये वापस से ये फिर बड़े लूप में आएगा। देखिए बड़े लूप में आ गया। अब ये वापस से छोटे लूप में चला जाएगा और वहाँ से फिर 3 बार ये लूप चलेगी और वहाँ पे सारी वैल्यू फिल कर देगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब नीचे हमारे पास कोई भी डेटा है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये लूप अब ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। मैं इसको F8 करता हूँ और नेक्स्ट डे करता हूँ, नेक्स्ट डे बड़े वाले लूप में चला गया और मैं एक बार फिर से F8 करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे लूप ख़त्म हो गया और ये कोड भी ख़त्म हो गई। मैं F8 कर देता हूँ और ये कोड ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको हमने क्रिएट कर लिया है, मतलब ये कोड हमने बना लिया है। एक बार मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ और मैं वापस से एक बार इसको रन करता हूँ मैक्रो को, तो देखिए बड़े ईजिली तरीके से यहाँ पे वैल्यू फिल हो गई। मैं मान लीजिए इस बार एक वैल्यू यहाँ से कम कर देता हूँ और यहाँ से जो भी वैल्यूज़ हैं ये मैं हटा देता हूँ और वापस से मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी डेटा अगर तीन ही बार था तो यहाँ पे 3 ही जो था वैल्यू यहाँ पे सर्च लुकअप वैल्यू सर्च हो करके आ गई। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे हमने डायनेमिकली जो होता है डेटा को अपडेट कर लिया। अगर आप इस कोड को जो होता है अपना मैक्रो इनेबल रखना चाहते हैं तो आपको इसको सेव करना होगा Ctrl+S करके, और चूँकि ये मैंने पहले से ही सेव करके रखा हुआ तो ये डेटा ऑटोमेटिक सेव हो गई। और जब आप इसे पहली बार सेव करेंगे तो इस डेटा को, मतलब जब आप मैक्रो यहाँ पे टाइप कर लेंगे तो इसमें क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे इसे मैक्रो इनेबल करना होगा। तो मैक्रो इनेबल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं अपने यहाँ पे एक्सेल में आता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा और यहाँ से सेव एज़ ऑप्शन में जाना है और आपको जहाँ भी सेव करना है ऐसा जो भी जगह पे आपको करना है, जैसे डेस्कटॉप पे ही करना है मुझे सपोज़
तो यहाँ पे देखिए ये सेव एज टाइप है, और यहाँ पे आपको पहले अपने जो भी डेटा का नाम देना चाहते हैं एक्सेल फाइल का आप यहाँ पे देंगे, और इसके बाद ये देखिए एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल वर्कबुक के नाम डेटा टाइप रहता है, लेकिन जब आप इसमें मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और आप इसे जो होता है मैक्रो को चाहते हैं कि जब हम दोबारा से ओपन करें तो इसमें मैक्रो रन हो जाए, तो इसके लिए आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन को, और उसके बाद फिर से आपको सेव करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा सेव हो गया। तो अगर आप इस तरीके से एक बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ से आपको इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे कई सारे सेव्स होते हैं, आपको जो भी सेव पसंद आए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे इस बार मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको सेव दिखाता हूँ, और इसमें आप जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह देना चाहते हैं आप दे दीजिए। और यहाँ से आपको असाइन ए मैक्रो पे क्लिक करना है, और आपका जो भी सर्च डेटा, मेरा मैक्रो का नाम था, आप यहाँ पे जो भी मैक्रो आपने बना के रखा होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और आपको जो भी मैक्रो का उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये मैक्रो यहाँ पे बन के तैयार है, और मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ से एक बार दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए वापस आपकी डेटा आ गई। तो इस तरीके से आप एक्सेल में VBA के द्वारा VLOOKUP कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।